तो हम बात करते हैं अपने कोर्स की, का नाम है सीए फाउंडेशन। ठीक है, सीए फाउंडेशन। अभी तुम्हारा लो की क्लास भी कैसे लगी? मजा आया, इंटरेस्ट आया? लो ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम पहली बार पढ़ रहे हो। उसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना फाउंडेशन में, वो तुमने कभी ना कभी पढ़े रहते हैं। जैसे भाई मुझे नाम बताना, और मैं नाम भूल गया, क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक, सॉरी, सिद्धि। हम दोनों मिले थे ना, आई थिंक हम दोनों। हाँ, कैसे डिसाइड किया सीए का? मतलब सब ग्रुप साथ में ही पढ़ते थे स्कूल में, तो सबने मिलके डिसाइड किया। क्या कह रहे हो? अच्छा, भाई हो तुम? अरे वाह, सही है। तो एक ही साथ, मतलब सब सेम स्कूल में भी थे, शुरू से बचपन से साथ पढ़ रहे हो? नहीं, ये अलग है, बस ये अलग था। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, एक घर में 3 सीए बन के निकलोगे फिर तो बढ़िया होगा। बहुत अच्छी। ठीक, चलो तो सीए के बारे में, चलो पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है सीए गौतम गोयल। 2018 से मैं टीचिंग में हूँ, यानी कि अप्रोक्स अप्रोक्स 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है ना? मैं क्या क्या लेता हूँ, सीए फाउंडेशन की बात करूँ या सीएमए फाउंडेशन की बात करूँ, इसमें जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ये तीनों मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, इसके बाद इंटर लेवल पे बात करूँ, जब तुम इंटर पे आओगे तो वहाँ पर भी अकाउंट जो आपका है वो, उसके साथ टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये सारे मेरे एरिया रहते हैं। प्रैक्टिकल बेसिकली मुझे शुरू से पसंद है, और लोगों को भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि सीए में जो भी बच्चा आता है ना जनरली उसको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। ठीक, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ही मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने भी सीए चूज़ की थी। तो डेफिनेटली सीए का बच्चा जनरली इसीलिए चूज़ करता है। ठीक, तो ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं और इन्हीं सब में मेरी मास्टरी ज़्यादा रहती है। लो वगैरह मुझे भी ज़्यादा इतनी समझ नहीं आती, मैं जब अपने टाइम पे पढ़ता था तो मैं भी ऐसे ही होता था, अच्छे से निकल जाएगा, मेन फोकस ही नहीं पे रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं तुम्हारे सीए फाउंडेशन की। सीए फाउंडेशन में तुम्हें पता है 4 सब्जेक्ट थे, अकाउंट्स, लो, मैथ्स और इको, ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अभी से शुरू से ये सोच के चलना कि अगर तुम्हें अपना सीए फाउंडेशन निकालना है ना, तो कम से कम इन 4 में से कोई भी 2 से 3 सब्जेक्ट तुम्हें अपने मेन बनाने होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ देना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, बट 2 से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे चाहिए जिनमें तुम 80 के अराउंड एम करोगे। ठीक है ना? 80 के अराउंड स्कोर करने का एम करना है, क्योंकि जब तक तुम एक या 2 या 3 सब्जेक्ट्स में 80 का वो एम लेके नहीं चलोगे ना, तब तक तुम्हारा ग्रुप नहीं निकलता, फिर पूरा फाउंडेशन नहीं निकलता। क्योंकि अगर तुम सोचोगे यार 40-40 के सोच के चले जाते हैं, तो जब 40 का सोच के जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं 30-35 20-25 ऐसे मार्क्स आ रहे होते हैं। तो तुम 80 का सोच के जाओगे, तब जाके कहीं आईसीआई तुम्हें 70 मार्क्स तक देता है। ठीक, क्योंकि आईसीआई ना मार्क्स को स्लैश करता ही करता है। आईसीआई मार्क्स को स्लैश करेगा, क्योंकि सोच के देखो, तुम जैसे 12th के एग्जाम देके आए हो, वहां बैठा हुआ सीए फाउंडेशन का जितने भी बच्चे बैठे ज्यादा, तो ऐसा नहीं लगता, तुम जब पढ़ोगे ना फाउंडेशन का कोर्स, तुम्हें बहुत इजी लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये फाउंडेशन का कोर्स है, इसको पास करना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फाउंडेशन का कोर्स इतना मुश्किल है ही नहीं। अकाउंट्स की बात करो, अकाउंट्स के अभी मैं तुम्हें चैप्टर गिनवाऊंगा, तो लिए बोलोगे सर ये आधे से ज्यादा चैप्टर पढ़ेंगे, मुश्किल कहाँ आती है? ये पहली मुश्किल, एग्जाम लिखने बैठते हैं तो 100 घंटे पूरा 3 घंटे में करना
ना 100 नंबर का, वो बहुत ही मतलब अगर 100 में से बात करूं मैं 5 से 6 बच्चे ऐसे होंगे या 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं। तो अपना पहला टारगेट शुरू से ही अभी से ही रिटर्न प्रैक्टिस अभी से करते रहो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको समझ आ गया चलो यार आगे चलते हैं, अकाउंट्स में चलो फिर भी कर लेते हैं, बट लो वगैरह में तो ऐसे ही होता है कि समझ आ गया छोड़ दो आगे पढ़ लो, बस उसको रीड कर लिया हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको रिटर्न प्रैक्टिस शुरू जाके आप 10 घंटे 3 घंटे। दूसरा मैथ्स और इको की बात करूं, यहाँ पर जो इको है वो बहुत ही क्रूशियल बोल रहा हूँ कि इको एक ऐसा सब्जेक्ट है तो आप सबसे पहली बात इको एमसीक्यू पूरा, ठीक पूरा एमसीक्यू रहने वाला है और इको में कुछ सोल्व नहीं करना पड़ता। एमसीक्यू मैथ्स भी है बट मैथ्स में तो पूरा पूरा सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम भी लगेगा, तो 2 घंटे मिलते हैं इन दोनों पेपर्स के लिए। इन 2 घंटे मिलते हैं, तो अब सोच के देखो मैथ्स के 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करना, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो जनरली बहुत रेयर किसी के 100 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, उसके ना मैथ्स में 95 मार्क्स थे, हाँ उसके मैथ्स में 95 मार्क्स थे। उसका मेरे पास मैसेज आया कि सर मैथ्स में 95 मार्क्स आया। मैंने कहा बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैंने कांग्रेट्स किया। कहता दूसरा मजे की बात यह है कि मैंने अटेम्प्ट भी 95 ही किए थे। मतलब सोच के देखो जो बच्चा 95 लेके आ रहा है वो भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन क्योंकि 2 घंटे में इतना टाइम लगाना, एक क्वेश्चन में अटक गए 10 मिनट अगर तुमने वेस्ट कर दिए एक क्वेश्चन में टाइम, यहीं पे तुम पैनिक भी हो जाओगे ना। हमें यार कि मैं मतलब बचपन की तरह 11 12 की तरह नहीं, यहाँ पर हमें मैच्योरिटी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन पे अटक रहे हो टाइम होगा बहुत जल्दी जल्दी होगा, आ जाना उस क्वेश्चन पे। बट यहाँ पर ऐसे रहेगा एक क्वेश्चन नहीं आ रहा इको कोई सोल्व नहीं करना, जस्ट उसमें पढ़ा या तो आंसर आता है या आंसर नहीं आता। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होगा कि चलो 2 में कंफ्यूज हो रहे हो, कोई 2 में से एक आंसर हो सकता है, बट बाकी क्वेश्चंस में ऐसा होगा या तो आपको उसका आंसर पता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है या फिर आपको उसका आंसर नहीं पढ़ा, ठीक। तो वो इको ऐसा सब्जेक्ट है जो एक तो टाइम, एक स्टूडेंट है यहाँ पर फोटो होगी वंशिका जैन, उसने क्या किया था उसका इको का पेपर सिर्फ 45 मिनट में खत्म हो गया था। पूरा इको का पेपर 45 में पूरे 100 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिए थे। तो ऐसे ही होता है इको का पेपर भी, आप पढ़ते जाओगे फटाफट से टिक करते जाना, आपको मतलब सर्कल वो एमआर शीट मिलेगी उसमें फिल करते जाना। तो इको इसलिए थोड़ा सा स्कोरिंग रहता है। दोस्त कहीं और भी पढ़ रहा होगा या कुछ भी ऐसा होगा, मैक्सिमम तुम देखोगे ना 60 to 70% बच्चे ऐसा करते हैं इको को शुरू से छूते ही नहीं है। मतलब क्लास तो लेंगे बट क्लास के साथ साथ इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, सोचते हैं यार इको तो एंड में हो जाएगी छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, इको को आपको शुरू से चलाना चाहिए क्योंकि इको के जितने ज्यादा क्वेश्चन सभी कर लोगे उतनी तुम्हारी वहां पर ग्रिप अच्छी बनेगी। इको अब सोच के देखो थ्योरी क्वेश्चन 400 क्वेश्चन एक होते हैं, 10 चैप्टर्स हैं, 400 क्वेश्चन हर करोगे 4000 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर ली। 4000 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से 400 क्वेश्चन कर ली, मुझे नहीं लगता उससे कोई और क्वेश्चन बचता है फिर बस हल्का फुल्का कोई लैंग्वेज घुमा सकता है उसके लिए, बट वरना उसके अलावा तो बात समझ आ रही है। दूसरा सीए कोर्स जब ज्वाइन करते हो ना तो बहुत सीरियसनेस लेके चलना, सीए बन के ही निकलना, शुरू से सीखना पड़ेगा। ये जैसे 11 महीने के ऐसा नहीं, शुरू करो टेस्ट करो, टेस्ट सबसे ज़्यादा सीए के अंदर, सीए कोर्स रहता है, सीए कोर्स में टेस्ट की अलग है, ठीक। जब तक टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कैसी है, जब तक आपकी तैयारी नहीं पता चलेगी आप एग्जाम में लिखने के लायक नहीं बनोगे। जब क्योंकि 11 12 में जैसे तुम यूनिट टेस्ट देते हो, प्री बोर्ड होते हैं, ये सब ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर आईसीआई सिर्फ एक मौका देता है, तो तुम्हें किस पे भरोसा करना होता है, हम पे। तो हम खुद ही चेक उन्हीं टेस्ट से आपको इवैल्यूएट समझ आ रहा है कितना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्लास में तो क्या होगा, मैंने पूछा समझ आ गया, तुमने बोला हाँ आ गया, ज़्यादा ज़्यादा चलो मुझे लग गया कि यार नहीं आया समझ, बट जब टेस्ट लूंगा ना उससे एक्चुअल पता चलेगा कि आप कितना लिख पा रहे हो। मैंने होमवर्क उसके सॉल्यूशन है, अब आप सोल्व कर लाए, मुझे नहीं पता कि सोल्व सोल्व किया, तो असली होता है। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ठीक, ज़्यादा वो ना करके हम सिलेबस पूरे उससे चलते हैं सब्जेक्ट पे। आज हम बात करते हैं पेपर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंट्स, ठीक है ना। अकाउंट्स की बात करूं, आपको पता है कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का।
बट एक्चुअल में ये 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं होता, ये 125 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? 125। यानी कि पेपर में आपको 125 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको कितने का करने होते हैं? 100 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है? सबसे पहले पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसा होता है बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर आने वाला है। तो सर आपको पता होता है कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा? 12th में फिक्स होता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा वो नहीं पता, बट ये पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का होगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बट कुछ फॉर्मेट फिर भी होता है पेपर का पैटर्न। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका रहेगा 20 मार्क्स का, और ये आपके लिए क्या है? कंपलसरी। यानी कि आपको एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़े तो 20 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया, आपने सोचा कि यार फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देता हूं, तो आपको 20 मार्क्स। ठीक, 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट रहेंगे, एक ए पार्ट, एक बी पार्ट और एक। ए पार्ट क्या होता है? ए पार्ट हमारा होता है ट्रू फॉल्स। ए पार्ट क्या रहता है? ट्रू फॉल्स का। 6 ट्रू फॉल्स रहेंगे, 2-2 मार्क्स के, यानी कि कितने नंबर का? 12। ठीक, बी पार्ट जनरली एक थ्योरी क्वेश्चन हो जाता है 4 मार्क्स का, और सी पार्ट कोई ना कोई, जैसे कैश बुक का क्वेश्चन डाल दिया या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन डाल दिया, 4 मार्क्स का। ठीक, मैं जस्ट चैप्टर के नाम पे जाना, पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स ये फिक्स है, ये रहेगा ही रहेगा, ट्रू फॉल्स का ही। दूसरा क्वेश्चन जनरली थ्योरी का रहता है, बट इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल डाल दे। तीसरा क्वेश्चन भी कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, बट हो सकता है वो कोई अलग चैप्टर में रहेगा। यही 12, 4 और 4। ठीक, 12 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स ईच के रहने वाले हैं, और इस पे लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी 4। कोई भी 4 अटेम्प्ट करो इन 5 में से, यानी कि इन 5 में से कोई भी एक चॉइस। क्या पूरे पूरे क्वेश्चन रहेंगे? नहीं, 2 का ए पार्ट, 2 का बी पार्ट, 3 का ए पार्ट, 3 का बी पार्ट, 4 का ए बी सी भी हो सकता है, या हाँ बिल्कुल, अभी मुझे एक्सपेक्टेड था ये, अभी बता देता हूँ इस तरीके से। ठीक, अब जैसे क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, कार्तिक। कार्तिक ने क्वेश्चन पूछा कि सर अभी भी तो 120 ही हुए, कहता है कि 20 नंबर का ये कंपलसरी वाला क्वेश्चन और 20-20 नंबर का क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन में जब पार्ट होगा ना, जैसे ए पार्ट या बी पार्ट या सी पार्ट, इस सी पार्ट, जैसे सी पार्ट 5 मार्क्स का होगा, तो इसके और में एक और सी पार्ट डाला होगा जो 5 मार्क्स का। ठीक, तो एक 5 मार्क्स की चॉइस ये इंटरनली क्वेश्चन में देते हैं। ठीक, तो 5 मार्क्स की चॉइस यहाँ पर मिल गई, तो इस तरीके से कितने मिलते हैं? टोटल 125 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से आपको कितने का अटेम्प्ट करना है? पूरे 100 मार्क्स का। तो एक छोड़ सकते हो, लेकिन सर क्या कर लूं, मुझे सेकंड का ए आता है, थर्ड का बी आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर छोड़ना है तो या तो पूरे सेकंड के ए बी छोड़ो, या फिर आप थर्ड के ए बी छोड़ो, या फोर्थ, जो भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे वो पूरा पूरा आपको छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक पार्ट कर दिया, दूसरा पार्ट छोड़ दिया तो वो छोड़े हुए में काउंट हो जाएगा, नहीं। बात समझ आ रही है क्या? तो पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, इस तरीके से रहेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अकाउंट्स के सिलेबस की। अकाउंट्स के सिलेबस की बात करें, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 आएगा, चैप्टर नंबर 1 क्या होता है? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आप किस में पढ़ते हो? बिल्कुल 11th क्लास में, जब आप अकाउंट्स का सबसे पहली क्लास लेते हो, शुरुआत करते हो, इसमें आपका वो आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सबको पता है? पता है ना? पूछ लूंगा कॉन्सेप्ट बीच में, पूछ लूँ? हाँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म मिक्स का एक नाम था, क्या कह रहे हो? नहीं, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, ये तो कोई बात नहीं, अचानक से पूछा है, मैं समझ रहा हूँ कि अचानक से एकदम से पूछ लिया, ऑब्वियसली रिवाइज नहीं है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस जो अगर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो हम पढ़ेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको पहले से एंटिसिपेट कर लो।
बट फ्यूचर इनकम्स को आप एंटिसिपेट मत करो, ठीक। तो वो हमारा क्या होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ आ रही है। जो तुमने मुझे बोला कि हम आपका बिजनेस चलता रहेगा, उसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और जो तुमने मुझे बोला कि आप 1 साल के खर्चे और 1 साल की इनकम रिकॉर्ड करते हो, वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि आप कैश में पे किया चाहे कैश में पे नहीं किया, अगर वो इस साल का खर्चा है तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो क्या होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। तो अगर तुम्हें याद हो बचपन में तुमने पढ़ी होगी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, कुछ याद आ रहा है ऐसा टर्म? जितने भी ये 11 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 11 बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं, इनमें से 3 ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमें ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर बिजनेस चल रहा है ना, तो वो ये मान के चलेगा कि वो 3 कॉन्सेप्ट तो लगे लगे होंगे। कौन कौन से 3 थे? पहला गोइंग कंसर्न, जो मैंने अभी बताया कि आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी, कि जो पॉलिसीज जो रूल्स आपने पिछले साल फॉलो किए थे, जो भी पॉलिसीज जो भी रूल्स आपने पिछले साल फॉलो किए थे, वही पॉलिसीज वही रूल्स आपके इस साल लगेंगे, ठीक। अगर कोई चेंज है तो आपको बताना पड़ेगा कि यार इस पॉलिसी में हमने ये चेंज किया है, लेकिन अगर वो जो रूल्स पिछले साल फॉलो हुए थे वही रूल्स इस साल लगेंगे, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और तीसरा क्या होता है, अक्रूवल। अक्रूवल क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर इस साल का खर्चा है वो इसी साल में रिकॉर्ड होगा, भले ही हमने उसके लिए कैश पे किया चाहे नहीं पे किया, बट वो अगर इस साल से रिलेटेड है तो वो इस साल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, वेदर पेड और। तो ये 3 हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती है, ठीक। ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं चैप्टर करवाना शुरू करूंगा, ये बेसिक वगैरह सब कवर होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं माना जाता कि तुमने 11th-12th में पढ़ा होगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। बेसिक्स या जो बेसिकली फंडामेंटल्स की हम बात कर रहे हैं, अकाउंट का बेसिक मैंने बताया। अच्छा, गोल्डन रूल से बात करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं? 3। पहला बताया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बोलने से पहले किसी को पता था ये वाले गोल्डन रूल पढ़े हैं, लेकिन ये याद आ रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, तुम तो भी सीए फाउंडेशन में एंटर कर रहे हो, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने और जॉब भी की हुई है ऑब्वियसली, बिग फोर्स वगैरह, तो बिग फोर पता है ना क्या होती है, बिग फोर्स वगैरह में जॉब भी की हुई है। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं सीए बन के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि बताओ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, उनको नहीं पता होता, क्योंकि उनको ये पता है, जैसे तुम्हें भी पता है कि सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑफ द इनकम्स। तो ये जैसे ही बोल के आपको याद आ जाएंगे, हाँ तीनों पढ़े थे, बट ये नहीं पता कि उनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक। और यहीं पर फिर हम फंस जाते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया अगर कि बताओ क्या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, तुम्हें पता है कि हमने पढ़े हुए हैं ये चीजें, बट ये नहीं पता कि उसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। तो इसीलिए जब हम सीए की क्लासेस करेंगे ना, अपने दिमाग में बिल्कुल चार्ज प्रोसेस खोल के रखना, हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करना, चीजों को बनाना कि यार ये ऐसा होता है। बचपन में तुमने जर्नल एंट्रीज पास करनी शुरू करी, अब तुम्हें जर्नल एंट्रीज रटी होगी। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि रेंट पे हो रहा है तो क्या एंट्री पास होगी, तो तुम एंट्री बता दोगे, बट एंट्रीज को, हाँ रेंट टू कैश, रेंट टू कैश हो जाएगी, बट हमें ना एंट्रीज को रटना नहीं है, हमें एंट्रीज को क्रिएट करना है। अगर आपने ये गोल्डन रूल्स समझ लिए तो आप ना कोई भी एंट्री किसी भी बना सकते। यहाँ पर ना ये मत सोचना 11th-12th वगैरह जैसे भी था वहां पर तो आपको पढ़ा हुआ दिखता था एग्जाम में, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन सिर्फ मैंने करा दिए या जो क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस में कर लिए वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, नहीं। यहाँ पर बाहर से अलग से क्वेश्चन भी आएंगे, कोई नई एडजस्टमेंट आ जाएगी। जैसे वो 11th क्लास में वो बनाते थे ना फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में क्या होता था, ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाते थे, याद है? तो उसमें क्या होता था, उसमें याद होगा तुम्हें, एक ट्रायल बैलेंस बना होता था, उसके नीचे बहुत एडजस्टमेंट्स होती थी। तो वो एडजस्टमेंट जो तुमने स्कूल में मतलब क्लासेस में कर लिया, ट्यूशन पे कर लिया, खुद से प्रैक्टिस कर ली, वो उन्हीं में से कोई एडजस्टमेंट आ जाती थी एग्जाम में। बट यहाँ पर क्या होगा, तुम एडजस्टमेंट्स, हम यहाँ पर मैक्सिमम सारी एडजस्टमेंट कवर कर लेंगे जो अब तक आ चुकी है, जो हमें लगता है एक्सपेक्टेड हो आएगी हम वो भी कवर कर लेंगे, बट स्टिल उसके बाद भी हो सकता है ऐसे ही कोई एक नई एडजस्टमेंट उठा के डाल दे। बात समझ आ रही है? बट एडजस्टमेंट है क्या, एडजस्टमेंट का मतलब यही है कि आपको उस चीज का इफेक्ट दिखाना है ऊपर ट्रायल बैलेंस और टोटल में या बैलेंस शीट में। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होते हैं, ये क्या होता है, तो आप उसका इफेक्ट अपना दिमाग लगा के खुद भी डाल सकते हैं, ठीक। सिर्फ फर्क क्या है कि आपको एक तो उसको समझना पड़ेगा कि वो लिखा हुआ है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन तुम कर लेंगे ना, तुम सोल्व कर तो उससे तुम्हें कि ये क्या होता है, ठीक। तो इस तरीके से बस हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग। कभी भी ये याद रखना, सीए करते टाइम तुम्हारे अकाउंट
बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो अभी तो जैसे तैसे करके चलो हो भी जाएगा क्लियर, चलो फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, फाइनल भी हो गया, बट कहीं ना कहीं आगे जाके ना अटक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है ना, तो क्योंकि अकाउंटिंग ना बेसिकली सीए की, तुम कोई भी लेवल देख लो, जैसे सी फाउंडेशन में पहला पेपर क्या, अकाउंट्स, पहला पेपर क्या, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनल लेवल पे क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी क्या होता है, अकाउंट्स होता है। तो सीए का अकाउंट्स क्या है, सीए के अकाउंट्स बिल्कुल एक रीड की होती है, उसको अकाउंट्स तो आनी ही आनी चाहिए। तुमने अच्छा सीए बन के क्या करने का सोचा है, जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे, कुछ सोचा है ऐसा? जो प्रैक्टिस तो कुछ नहीं सोचा, बिल्कुल ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी वैसे बहुत जल्दी है सोचने के लिए, अभी तो फाउंडेशन क्लियर होगा, इंटर क्लियर होगा। अगर वैसे तुमने सुना होगा सीए का काम क्या होता है, ऑडिट, क्या बोला, ऑडिट, ऑडिट। सीए का काम मेजरली क्या होता है, ऑडिट करना, बट किस चीज का ऑडिट करना, इनवॉइस, स्टेटमेंट, पैसों के लेन देन, मतलब बेसिकली क्रक्स में बोले तो किसी भी कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करना। किसी भी कंपनी ने अपनी जो अकाउंटिंग करी है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। तो कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करना, आपको अकाउंट्स आने चाहिए, आप अकाउंट्स को चेक कर पाओगे, ठीक, तो इसलिए अकाउंट्स हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला चैप्टर मैंने क्या बोला, बेसिक्स और फंडामेंटल्स। दूसरा चैप्टर हमारे पास है अकाउंटिंग प्रोसेस। पता है क्या अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो वाला, वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। सही जा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस वही होता है कि कैसे अकाउंटिंग होती है। सबसे पहले क्या होती है, जर्नल, फिर उसके बाद वो जर्नल से क्या बनता है, लेजर, लेजर से क्या बनेंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस फिर क्या होगा, एडजस्टमेंट्स वगैरह होके फाइनल। तो इस तरीके से हम स्टेप चलते हैं। हमारा क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसमें हमें जर्नल एंट्री करनी होगी, लेजर बनाने होंगे, कुछ वो सब्सिडरी बुक्स हम बोलते हैं जिनको, वो बनानी होगी जैसे कैश बुक वगैरह, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना, ठीक। फाइनल अकाउंट्स बनाना हम यहाँ नहीं सीखते, चैप्टर रहता है, ठीक। थर्ड चैप्टर की हम बात करें, थर्ड चैप्टर हमारा आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पढ़ा था क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बहुत अच्छा, ठीक है ना, वो भी होगा। फोर्थ चैप्टर की बात करें, फोर्थ चैप्टर हमारा आएगा इन्वेंट्रीज। फोर्थ चैप्टर हमारा क्या रहता है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आई थिंक तुम्हारे कोर्स में इन्वेंट्रीज नहीं था। फिफ्थ चैप्टर हमारा आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन पढ़ा 11th क्लास में, कितने मेथड्स पढ़े हैं डेप्रीशिएशन के, दो, कौन कौन से, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको हम एसएलएम और डब्ल्यूडीवी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में 6 मेथड्स है डेप्रीशिएशन, 6 मेथड्स रहेंगे डेप्रीशिएशन के, 6 मेथड सीखने होंगे। सिक्स्थ बात करें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो सिक्स चैप्टर हमारा हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेवंथ चैप्टर हमारा आएगा फाइनल अकाउंट्स। सेवन चैप्टर क्या है, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग कैरियर और बैलेंस शीट बनाना। एट चैप्टर की बात करूं, एट चैप्टर हमारा रहेगा एनपीओ। एनपीओ नहीं 12th क्लास में, क्योंकि वो भी कट जाता है 12th क्लास से। 9th चैप्टर आपका रहेगा सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये भी नहीं था आई थिंक तुम्हारे में, क्या था 11th क्लास में, मुझे लग रहा है शायद था, थोड़ा बहुत इसका टच था। ये क्या होता है, ये ना जन लोगों के लिए लगता है वो अपनी अकाउंटिंग नहीं करते। जैसे मान लो खाने गए, अगर मोमोज दी और पे दिए, तो तुम्हें क्या लगता है वो लैपटॉप खोल के उसकी जनरल एंट्री पास करेगा? नहीं, वो तो बस उसके पास एक छोटी सी डायरी होती है, उसमें लिख देगा उसने 60 रुपए की सेल कर दी। कुछ कुछ लोग तो वो भी नहीं, सेल एक साथ लिख देते हैं। तो ये होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले, यानी कि इन्होंने कोई जनरल एंट्री वगैरह पास नहीं करी और हमें उनकी अकाउंटिंग करनी है। वो बस मुझे ये बता देगा भाई मैंने पूरे साल में सेल करी, मैंने का परचेज किया, अब अकाउंटिंग करनी है, तो वो नहीं करेगा। इसीलिए इसको लगते हैं सिंगल एंट्री। हमारा अकाउंट किसके बेस पे चलता है, डबल एंट्री के बेस पे, यानी कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, ठीक। टेंथ हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पूरी बुक पढ़ी है, एक बुक पूरी पार्टनरशिप, यहाँ पर पूरा एक चैप्टर है और सिलेबस वही है।
बात समझ रहे हो? वो जो तुम बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वो सब यहाँ पर है। इवन डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन पढ़ते हो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, यहाँ पर डिसोल्यूशन के और भी मेथड्स, यहाँ पर डिसोल्यूशन के क्या है और भी मेथड्स, ठीक है ना। यहाँ पर डिसोल्यूशन के और भी मेथड्स सब मिला के क्या है, सिर्फ क्या है एक चैप्टर। 11th की बात करें, ये क्या है हमारा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स भी एक बुक थी हमारे पास, उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा, ये दो पढ़े। यहाँ पर एक और चैप्टर ऐड हो जाता है, बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू, राइट इशू नहीं पढ़ा है आपने। एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी आपने नहीं पढ़ा। एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ये भी एक नया चैप्टर ऐड हो गया। तो ये इतना अकाउंट्स का क्या रहता है, सिलेबस रहता है। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये जो 5 चैप्टर्स है ना, ये जो है हमारे, इन 5 चैप्टर से ही ये जो फाइनल अकाउंट्स हो गया, एनपीओ हो गया, 5 चैप्टर से ही मोटा मोटी 60 to 65 मार्क्स का एग्जाम आपका, ठीक है ना। 60 to 65 मार्क्स की वेटेज रखते हैं बड़े बड़े 5 चैप्टर्स, क्योंकि ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं कि पांचों में से कोई भी एक चैप्टर का क्वेश्चन 20 नंबर का पूरा भी आ सकता है। जरूरी नहीं क्वेश्चन में ए बी पार्ट ही बने होंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन पूरा 20 नंबर का डाल दें, और अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है ना तो वो इन 5 चैप्टर से ही आएगा। इनके ऊपर के कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं है जिससे 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हमारा 15 से 20 60 to 65 मार्क्स का 65 मार्क्स का कवर, एक सेकंड, चलो हाँ। तो अब शुरू करते हैं, चैप्टर से करना चाहोगे? डेप्रीशिएशन, बीआरएस, कोई भी बताओ, बीआरएस, डेप्रीशिएशन या कोई और, तुम लोग बताओ, तुम्हारी चॉइस। मतलब जरूरी नहीं है इन दो में से ही, पूरे में से कोई भी आप करवा सकते हो। चलो एनपीओ था, एनपीओ से शुरू कर लेते हैं। डालना हेडिंग, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी, यानी कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो सर क्या ये प्रॉफिट ही नहीं कमा सकती? ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट कमाएगी जरूर, प्रॉफिट कमा सकती है, बस उस प्रॉफिट का यूज क्या होगा, उस प्रॉफिट को किस पर्पस के लिए यूज करेगी, वो इनका फिक्स होता है। मतलब जैसे मान लो मैं हूं, मैं G&A क्लासेस रन कर रहा हूं, ठीक, मैं इसका ऑनर हूं, इससे जो भी प्रॉफिट आएगा मैं अपने घर ले जाऊंगा, घर पे मैं जो मर्जी प्रॉफिट का मैं खाना मंगवाऊंगा, मैं घर पे एसी लगवा दूंगा, क्योंकि वो प्रॉफिट किसका, मेरा है। लेकिन अगर कोई एनजीओ रन कर रहा है, अगर किसी एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर उस एनपीओ ने प्रॉफिट कमाया, अगर वो एनपीओ प्रॉफिट कमाएगी, तो उसके केस में वो जो एनपीओ का प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट का यूज भी उस एनपीओ के पर्पस के लिए। अगर मान लो मैंने एक अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, मैंने एक अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला, वो मेरा क्या है, एनपीओ है, ठीक। वहां पर क्या होता है, अब एनपीओ का प्रॉफिट पता है कहां से होता है? एनपीओ को ना डोनेशन मिलते हैं। एनपीओ को क्या मिलता है? डोनेशन। अगर मैंने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला, मान लो तुम चारों को लगा यार सर अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कुछ पैसा डोनेट कर देते हैं, तुमने कुछ पैसा डोनेट कर दिया, तो वो मेरे लिए इनकम हो गई, और मैं उन बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च करूंगा, उनके लिए बुक्स वगैरह लेके आऊंगा, उनके लिए ड्रेस लेके आऊंगा, उनके लिए टीचर्स बुलाऊंगा, उन टीचर्स को भी पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए। और इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस तो क्या है, प्रॉफिट आ गया। मान लो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट, वो 2 लाख का प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि घर ले जाऊंगा, मुझे वो 2 लाख का प्रॉफिट उसी एनपीओ में रखना, अगले साल में उसमें खर्च कर दूंगा, ठीक है ना। उस प्रॉफिट को मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता, उस प्रॉफिट को मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता। तो ये मेरा क्या होता है, एनपीओ का पर्पस होता है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट,
अच्छा यहाँ पर अभी तुम डेमो के लिए आए हो, जब क्लासेस हम प्रॉपर शुरू कर देंगे तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, एक रजिस्टर, हर एक सब्जेक्ट का मतलब अलग अलग लगा लेना, अकाउंट्स का अलग रजिस्टर, मैथ्स का अलग रजिस्टर, इको के लिए रजिस्टर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लो के लिए लो वाले सर बता देंगे, ठीक है ना। अकाउंट्स और मैथ्स का अलग अलग रजिस्टर लगाना। मैथ्स में थोड़ा सा लीनियंट रहता हूँ क्योंकि मैथ्स में ना मुझे प्रॉपर नोट्स की जरूरत नहीं होती, शुरू शुरू में थोड़े से नोट्स बनवाऊंगा मैं, मतलब चैप्टर जब शुरू होगा तो नोट्स वैसे बनवाऊंगा, बट जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो उसमें कोई मुझे अच्छे से सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारा एग्जाम कैसा है, एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस टाइम बचाना चाहिए। मैंने अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया तो मुझे ये चाहिए मुझे उसका आंसर, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम तरीके से करो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके करो, और एंड आते आते एग्जाम्स आते आते तुम्हारी यही हैबिट हो जाएगी कि तुम क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। ठीक, मैंने देखा एक दो बच्चे ना कहीं और पढ़ रहे थे, वहां से यहाँ आए थे, मैंने उनका मैथ्स का रजिस्टर देखा, तुम्हें पता है उन्होंने क्या करवाया हुआ था, यहाँ फर्स्ट लाइन से शुरू होकर एंड तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ था। तो मुझे देख के इतना अजीब लगा कि इसकी वर्थ क्या है, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने लंबा सोल्व किया, जैसा नंबर का क्वेश्चन आप ऐसा लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट वो तो एक ही नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, क्या मतलब है इतने सारे स्टेप्स लगाने का, आप स्टेप्स स्किप करो, समझाने के लिए एक पहली बार समझ आता है, बट आप ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए इतना इतना सोल्व करवाते रहोगे। प्रैक्टिस हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम में मैंने बताया था, कैलकुलेटर क्या रहता है, अलाउड रहता है, ठीक है ना। 12th तक तुम कैलकुलेटर का यूज नहीं करते, बट यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड रहता है, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये वाला कैलकुलेटर खरीद लेना। ठीक, ये वाला कैलकुलेटर अच्छा रहता है क्योंकि इसमें ना एक तो जो भी कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो देख लेना, वरना मार्केट में जो भी खरीदने जाओ ये जीटी का साइन ये होना जरूरी है, एम प्लस एम माइनस और एमआरसी ये 3 साइन होने जरूरी है, क्योंकि जितनी भी ट्रिक, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है ना कि क्वेश्चन सोल्व करना है, वो कैसे कर पाओगे अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में जीटी एम प्लस एम माइनस एमआरसी है। हाँ हाँ, जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल, जीटी का मतलब क्या होता है, ग्रैंड टोटल। चलो अभी थोड़ा सा ना मैं इन्हीं चीजों पे बात कर लेता हूँ, जैसे इन्होंने पूछा कि इन सब का मतलब क्या होता है। मैंने तुम्हें बोला कि मुझे ना कैलकुलेशन करनी है 30 × 45 प्लस 40 × 30 प्लस 20 × 10 प्लस 10 × 45 प्लस 12 × 36 प्लस 42 × 12। बात समझ आ रही है, कैसे करोगे कैलकुलेशन, अभी तो भूल जाओ हमारे पास कैलकुलेटर भी है, तुम तो पूरा वो लिख लिख के सोल्व करोगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो लिखोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो लिखोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस तरीके से चलेगा नॉर्मल। ठीक, लेकिन अब हमारे कैलकुलेटर पे देखना कैसे होता है, अभी कुछ भी नहीं है कैलकुलेटर पे, दिख रहा है सबको। ठीक, सबसे पहले मैंने किया 30 × 45, पहला यही है इक्वल, ये आ गया, तुम क्या फिर 40 × 30 आ गया 1200, 1200 आ गया 200, तो ये हो गया प्लस 200, कितना हो गया 450, 450, 12 × 36 कितना हो गया 52, और लास्ट 12 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब सब इन पांचों अक्षरों को प्लस करोगे, बट हमें यहाँ पर प्लस ना करके सीधा जीटी दबाना है, उसका सम आ गया। ठीक, तो इन पांचों का टोटल आ गया 4136 जीटी का। बात समझ आ रही है, तो जितनी बार भी मैंने इक्वल टू दबाया ना, जितनी बार भी मैंने इक्वल दबाया उन सबको इसने प्लस कर दिया, इसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल, इसलिए इसको बोला जाता है जीटी। बात समझ आ रही है, तो अब सोच के देखो, अभी तो मैंने लिखा साथ साथ, अगर हमें लिखना ना हो ना, मुझे ऐसे प्लस करना हो, कितना टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है ना, कम से कम 20-25 सेकंड तो बची, और एक कैलकुलेशन में 20-25 सेकंड बचना, कैलकुलेशंस होंगी। अगर तुम्हारी इस शॉर्ट ट्रिक्स की वजह से पेपर में अगर मैंने 15-20 मिनट भी बचा दिए ना, 15-20 मिनट का मतलब है तुम मैथ्स में 15-20 मिनट क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। बात समझ आ रही है, तो इसीलिए शुरू से ही हमें ट्रिक चाहिए। तो मैं ये बोलना था मुझे कि नेक्स्ट क्लास में सबके पास एक तो रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर चाहिए, उसके साथ साथ एक कैलकुलेटर अपने पास रख लेना, कैलकुलेटर फर्स्ट क्लास से चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कैलकुलेटर मुश्किल से किसी ने घर में अगर थोड़ा बहुत यूज किया तो किया है, वरना किसी ने भी कैलकुलेटर यूज नहीं किया होता। तो हमें कैलकुलेटर पे ना ग्रिप बनानी जरूरी है। अभी शुरू में ऑब्वियसली मैं भी धीरे था, बट अब मेरी इतनी ग्रिप बन गई है, ठीक है ना, तो जितनी जल्दी स्पीड बनेगी ना हेल्प मिलेगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर नंबर देखने पड़े, तुम्हारी उंगली अपने आप जानी चाहिए नंबर, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ही तुम्हारे पास कैलकुलेटर होना जरूरी है, तो कैलकुलेटर अपने पास रख लेना। उसके बाद 2 कलर्स के पेन रख लेना,
एक ब्लैक एक ब्लू, ठीक है ना। हेडिंग्स डाल देना ब्लैक से, और नॉर्मली जो कंटेंट लिखेंगे जैसे चैप्टर का नाम डाल दिया ब्लैक से, हेडिंग डाल दी ब्लैक से, और बाकी कंटेंट लिख दिया ब्लू से, या उल्टा कर लो। किसी किसी बच्चे को 3-4 पेन की आदत भी होती है तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। बट मिनिमम 2 पेन तो रख लेना, ब्लैक ब्लू इतना ही चाहिए। इसके अलावा एक वो तुमने फ्लैग्स देखे हैं, फ्लैग्स, स्टिकी नोट जिसको हम बोलते हैं, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स क्या काम करते हैं, मैं इसके बीच बीच में ना बहुत जगहों पे ऐसी बातें बोलूंगा, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बोलूंगा जो तुम्हें वहां पर ना लिखनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, मैंने बोला तुमने वो आइटम डाल दी, बट रीजन तुमने अपने दिमाग में रखा, भूल जाएंगे तो फटाक से वहां पर एक स्टिकी नोट क्या। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि मैं इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा तो तुम साथ साथ उसको लिखते जाओ। तो उससे ये होगा कि रिवीजन करने बैठोगे ना, रिवीजन यही होती है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करना। तो उस टाइम पे अगर तुमने ऐसे सब चीजें की होगी ना तो तुम्हें हेल्प मिलेगी रिवाइज करने में कि कैसे हमने मतलब कैसे ये चीज आई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक। तो वो रिवीजन में हेल्प करेगी। और एक लास्ट चीज, आपको अपने पास एक हाईलाइटर रखना, हाईलाइटर, ठीक। क्योंकि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट अभी एनपीओ की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, मैं एनपीओ की डेफिनेशन लिखवाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट कर दूंगा, तो तुम जब रिवीजन कर रहे होगे ना उस टाइम पे तुम्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एग्जाम टाइम की बात करूँ ना, ये सब चीजें अभी से करते चलोगे ना तो तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्यों, अभी तुम 12th क्लास में जब पेपर देते थे कितने कितने दिन की छुट्टियां मिलती थी हर एग्जाम के बीच में, और मतलब मिनिमम 3-4 तो मिल ही जाती थी, 3-4, किसी में हफ्ते की भी, किसी में 10-10 दिन की भी छुट्टी मिल जाती थी, 15 दिन की भी मिली है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हर एग्जाम में सिर्फ एक छुट्टी फिक्स है, हर एग्जाम में एक छुट्टी फिक्स रहेगी, कोई कोई ऐसा नहीं है। ज्यादातर किसी 2 छुट्टी मैक्सिमम मिल जाती है, कोई वो भी कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ गया तो। बट जनवरी में मुझे नहीं याद आता कि कोई जनवरी या सितंबर में कोई पब्लिक हॉलीडे पड़े, ठीक। सितंबर की डेट शीट भी आ चुकी है, आई थिंक 2 या 1 सितंबर से पेपर है, 2 से, हाँ। तो 2, 4, 6 और 9, 2, 5 और 7, 9 एग्जैक्टली। तो 2 तारीख को पेपर है, फिर 5 तारीख को बस उसमें 2 छुट्टियां पड़ गई, 5 के बाद फिर सीधा 7, फिर 9, तो एक एक दिन की छुट्टी है। अब तुम देखो जो सिलेबस तुमने 11th-12th में पढ़ा, एक दिन में रिवाइज बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो 2 तारीख को पेपर दे के आए, 2 तारीख की शाम मिलेगी तुम्हें, 3 तारीख का दिन मिलेगा, अगले दिन तो पेपर मिलेगा, ठीक है ना। 1.5 या 2.5 दिन में तुम्हें रिवाइज करना होता है पूरा का पूरा सिलेबस। लो का सिलेबस तुम्हें बताया होगा, लो के सिलेबस को पूरा 2 से 2.5 दिन में रिवाइज करना। वो कैसे कर पाओगे जब तुमने ये सब चीजें की हो, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया होगा ना, स्टिकी नोट्स लगाए होंगे, तो तुम्हें ये पता है यार मुझे ये इंपॉर्टेंट वाली लाइन पढ़नी है, बाकी छोड़ दो, कोई काम करें, ठीक। तो करनी शुरू करोगे, नोट्स अपने सुंदर सुंदर बनाओगे तो वो हेल्प करेगा। मैथ्स में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैथ्स में जहां पर मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, जहां पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वहां पर तुम्हें नोट्स अच्छे से बनाने हैं, पर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उधर छोड़ दो, वो टाइम वेस्ट है। पूरा क्वेश्चन एक आधा करके देख लो, लगा पा रहे नहीं लगा पा रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलेटर पे या 1-2 लाइनों में, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कुछ भी पूछना है, कुछ भी मन में आ रहा हो, कोई भी चीज पूछेगी, ऐसा लग रहा हो क्या क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की सीए के अंदर क्या होगा, रिलेटेड कोई फीचर से रिलेटेड, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, सीए से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, जॉब्स, फ्यूचर, किसी भी चीज से रिलेटेड मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। इतने सारी, कितने साल लगते हैं अगर मैं कि अगर आप सब कुछ फर्स्ट बारी में क्लियर करते चलो तो ऑलमोस्ट 4 साल लग जाएंगे। बट अगर आप एक बंदा सीए बना, अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होती, सीए इंटर फाइनल जितने मर्जी अटेम्प्ट दो, कोई लिमिट नहीं, ठीक। बस आपको हर एग्जाम फॉर्म भरना होगा, ठीक। जो बार बार नहीं कराना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन में बस एक एग्जाम फॉर्म लगता है, पड़ेगा, ये मतलब दिया तो हो गया खत्म। जब जैसे जो सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, सितंबर वालों के लिए जुलाई अगस्त में वो फॉर्म निकलेगा, और जुलाई में फॉर्म निकलेगा, और जनवरी वालों के लिए नवंबर में फॉर्म निकलेगा, ठीक। तो वो फॉर्म हमें भरना होता है, वो फॉर्म के 1500 रुपये लगते हैं हर बार एग्जाम देने के, जितनी बार भी एग्जाम दोगे वो फॉर्म भरना पड़ेगा, सेम, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बट हमारा ये होना जाके जब जॉब वगैरह करोगे ना तो कंपनीज आपसे पूछती है, जब आप जॉब ज्वाइन करने जाओगे तो कंपनीज आपसे पूछती है कि आपको सीए में कितने अटेम्प्ट लगे, तो उसका आपको बताने होता है कि कितने अटेम्प्ट लगे, ठीक। कहीं प्रेफरेंस होगी जो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्लियर करके गया है उसको,
ये ऐसा नहीं है कि हर बार उसी को चूज करेंगे, बट वो प्रेफरेंस की बात है। ठीक, तो टारगेट यही रहेगा कि पहले अटेम्प्ट में यही पहला है और यही आखिरी है, इसमें क्लियर करना ही करना है कैसे। बात समझ आ रही है? ठीक, तो ये रहेगा। और कोई डाउट? हाँ, जॉब तो आराम से मिल जाती है, जॉब की दिक्कत नहीं। मतलब सीए बनने के बाद आपको ये मान लो कि 90-95,000 पर मंथ की जॉब तो बहुत आराम से मिलेगी। सीए बनने के बाद इतना तो मिल जाता है। और जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने बिग फोर्स वगैरह में जॉब की हुई है, तो बिग फोर्स वगैरह में तो मेरी इतनी जान पहचान है कि मैं आराम से लगवा देता हूँ। कितने बच्चे यहाँ से ऐसे कि इंटर्नशिप और सीए बनने के बाद मुझे रेफर करते हैं, मैं उनको रेफर करता हूँ, उनकी जॉब लग जाती है, इंटर्नशिप वहाँ से हो जाती है। ठीक है ना, तुम्हें बहुत गाइड करने को मिलेंगी, इंटर्नशिप कर, वहाँ से इंटर्नशिप कर। अगर बिग फोर में इंटर्नशिप मिल रही है ना, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि यार तू बिग फोर से इंटर्नशिप करेगा ना तो तेरी पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे काम इतना कराते हैं, इतना ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाएगा, तेरे बिल्कुल लाइफ खराब हो जाएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सोशल लाइफ खराब हो जाएगी, दोस्तों से मिल पाए। कुछ नहीं है ऐसा। बिग फोर वाले पहले पहले अटेम्प्ट में सीए बनते हैं, और अगर आपने 2 साल बिग फोर के यहाँ इंटर्नशिप कर ली ना, तो आपके सीवी पे बिग फोर का नाम लिखा जाता है। और जैसे ही सीवी पे बिग फोर का नाम लिखा गया, मतलब आपकी जॉब की गारंटी वहीं हो गई। कितनी बिग फोर्स ऐसी होती है, अगर तुमने वहां से इंटर्नशिप करी ना, जैसे ही तुम सीए बनोगे वहीं वहीं पर जॉब देते। और सीए के लिए बिग फोर बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है ना, तो ये रहा। क्या कह रहे हो? वो तो मतलब एक रिज्यूमे टाइप होता है वो आपका। जब आप जैसे इंटर क्लियर करोगे तो मेरे पास फॉर्मेट्स पड़े होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है, वो तुम्हें भेज दूंगा। उसमें तुम अपनी डिटेल चेंज करनी होती है, मतलब वो फाइल होती है जैसे कंप्यूटर फाइल, उसमें चीज़ें चेंज करनी है और बता देते हैं। अभी से शुरू से पढ़ना पड़ेगा, मतलब जब तुम शुरू कर रहे हो बिल्कुल शुरू से पढ़ना पड़ेगा। शुरू से अगर पढ़ोगे तो 8-8 घंटे डेली के पढ़ लो, इनफ है। मतलब 6 से 8 घंटे पढ़ लो, इनफ है। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ये जो होमवर्क दे रहे हैं वो कर लो, जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे ना, बस अभी शुरू तो इतना चाहिए होता है हमें, जो पढ़ाया वो घर पे रिवाइज कर लो। अगले दिन जब क्लास में आ रहे हो ना, तो उस दिन रिवाइज कर लो। जैसे अकाउंट्स की क्लास आज है, आज अगर मैंने जो पढ़ाया वो तुम रिवाइज कर लो, फिर परसों अगली अकाउंट्स की क्लास होगी तो सुबह पर रिवाइज कर लो। क्योंकि अकाउंट्स की क्लास होगी उसमें पिछले क्लास का रिलेशन चलेगा, वो कनेक्टेड चलेगा। तो अगर तुमने किया होगा ना तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगी चीजें, लेकिन अगर तुमने रिवाइज नहीं किया होगा तो फिर फंस जाओगे, तुम वहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये होता है कि आपको रिवाइज करना है। फिर जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते गए, जैसे मान लो मैंने एनपीओ खत्म करा दिया, एनपीओ खत्म करा दिया, अब तुम्हारी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उस एनपीओ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो रोज, बोले बिना। क्योंकि इसलिए एनपीओ खत्म हुआ, 3 के आसपास टाइम देके तुम्हारा टेस्ट ले लिया जाएगा उसका, कि 2-3 दिन के बाद उसका टेस्ट हो गया, तो तुम्हें क्यों बोलने की वेट करनी है। तुमने देखा कि एनपीओ खत्म हो गया, उस एनपीओ के क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करो। तो डेली के 6-8 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे अभी से। अगर ऐसा कर लिया तो तुम्हारे एग्जाम टाइम पे बिल्कुल बर्डन नहीं आएगा। बट अगर तुम शुरू में नहीं पढ़ोगे, शुरू में ज्यादा टाइम नहीं दोगे, तुम सोचोगे यार ठीक है बस होमवर्क कर लिया, चलो बाद में देखेंगे, बाद में रिवाइज करेंगे, तो उस टाइम ये होगा कि पेपर के टाइम तक तुम्हारा बिल्कुल पाइल अप हो चुका है। एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस की 2 से 3 रिवीजन जरूर होनी चाहिए हर सब्जेक्ट। एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस 2 से 3 बार रिवाइज हो चुका हो। एक बार तो क्लास में कर ही रहे हैं, एक बार उसके बाद रिवाइज करोगे टेस्ट के साथ साथ, फिर उसके बाद और कम से कम तुम्हारी हो जाए एग्जाम के बाद, तब जाके तुम अपने आप को बोलोगे कि मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ। अगर तुम सोचो एक बार क्लास ले ली, एक बार उसको रिवाइज कर लिया, पेपर दे आते हैं, नहीं कोई फायदा। कम से कम तीन बार तो तुम्हें रिवाइज करना ही करना पड़ेगा। 2 से 3 बार तुम्हें, कम से कम दो भी मैं कम बोल रहा हूँ, 3 रिवीजन तुम मान के चलो देनी पड़ेगी। पहली बार महीना लगेगा, दूसरी बार रिवाइज करोगे तो 20 दिन लगेंगे, तीसरी बार रिवाइज करोगे तो 10 ही दिन में हो जाएगी, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है। और चौथी रिवीजन कब होती है? एग्जाम के बीच में 1.5 दिन की। जब एग्जाम के बीच में 1.5 दिन मिलते हैं, उन 1.5 दिन में हमारी 4th रिवीजन होती है। ठीक, अगर तुमने इतना बढ़िया से कर लिया ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 1.5 घंटे, हाँ हाँ हाँ, आराम से हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर 3-3 साढ़े 3 महीने मैक्सिमम चलता है जैसे, और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती है। संडे को भी तुम लोग थोड़ा, मतलब ये मान लो कि थोड़ा सा लेट चल रहा है। जुलाई जो सितंबर वाला अटेम्प्ट है उसके लिए बात करूँ तो मार्च से क्लासेस, मार्च या अप्रैल मान लो मैक्सिमम, अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बस जुलाई तक खत्म होगा। हमारा टारगेट होता है जून तक खत्म करने का, ताकि बच्चे के पास 2 महीने की रिवीजन हो। बट अब यहाँ पर जैसे 1 महीने की तुम्हें रिवीजन मिलेगी, तो तुम्हें उसके लिए बस पहले से साथ में रिवीजन करते चलना पड़ेगा। ठीक, बाकी खत्म हो जाएगा जुलाई तक, बल्कि ट्राई करेंगे और पहले, क्योंकि सैटरडे संडे वगैरह एक्स्ट्रा क्लासेस ले लीजिए। ठीक, और जब जनवरी वाले का कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी वाले के लिए, बल्कि तुम्हारे लिए अच्छी बात ये है कि और अच्छा खासा टाइम मिल गया कि तुम अपनी सेल्फ स्टडी इतनी ज्यादा कर लो अच्छे से कि तुम और ज्यादा अच्छे मार्क्स लेते हो।
ठीक, बाकी आराम तुम्हारे लिए यही है कि जुलाई सितंबर अगस्त सितंबर तक भी खत्म होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चला लेना साथ साथ, बट जो एक्स्ट्रा क्लासेस होगी उनमें ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो मतलब वो ज़्यादा, बाकी अगर मेरे हिसाब से तो जल्दी खत्म कर लो सबके साथ, ताकि तुम्हारे पास टाइम बहुत हो रिविजन। बस उस टाइम को वेस्ट नहीं करना, ये मत सोचना कि यार मेरा जुलाई में खत्म हो गया अब तो 5 महीने हैं आराम से पढ़ लूंगा, नहीं, 5 महीने कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? तो कोर्स की बिल्कुल टेंशन मत लेना, कोर्स बल्कि ट्राई ये रहेगा 15 जुलाई, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा क्लासेस के चक्कर में अगर तुम्हारी सेल्फ स्टडी रह गई ना तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है सीए के एग्जाम्स में, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मैं ये बोलूँ कि आप 15 अगस्त तक क्लासेस पड़ेगी, मुझे अच्छे से करवाऊंगा 15 जनवरी 15 अगस्त तक, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, जनवरी कोई फायदा नहीं है। 31 जुलाई के बाद अगर आधा रह भी गया छोड़ दो, क्योंकि करने का मतलब ये हो गया 15 दिन, और अगर तुम क्लास में आना पड़ गया ना तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक, हालांकि रिवीजन तुम्हारे पास चॉइस रहती है, यूट्यूब पे लाइव लेते हैं तो तुम यहाँ पर घर जिनका घर आसपास है, दूर से आ रहा है तो फिर वो, क्योंकि दूर एक लड़का है, तुम जब आए थे बाहर बैठ के पढ़ रहे थे ना 2 बच्चे, वो अभी के फाउंडेशन के पेपर दे रहे हैं अभी में परसों 15 तारीख से उनके पेपर है। तो वो लड़का है, मैंने उसको इतना समझा दिया कि भाई मत आया करो प्रैक्टिस के लिए, वो 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल करके आता है एक साइड से, तो सोच के देखो 1.5 1.5 2 2 मतलब 3 से 4 घंटे उसके खराब हो गए आने जाने में। बट वो कहते हैं चुका, वो बस बैठ के रिवीजन कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी, क्योंकि उनको मैक्सिमम 10 बच्चों के आसपास का बैच हो, ज़्यादा नहीं होगा, तुम देख लो ना यही 10 12 बच्चों का बैच होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मुझे यही होता है कि मैंने कॉन्सेप्ट पूछे तो कॉन्सेप्ट, अब ऐसे भीड़ में जाओगे साथ में 2 लाइन आंसर दे रही होती है, पीछे के बच्चे कुछ भी कर रहे हैं किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर मुझे यही है कि जब जो उनके साथ इंटरेक्शन करने को समझ आएगा कौन क्या करता है। नहीं वैसे तो मतलब डेमो जब जैसे आज अकाउंट्स का हो गया, लो का हो गया, कल तुम्हारा एक मैथ्स और इको का रखवा देंगे, बाकी अगर कंटिन्यू करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एंड पे करवाऊंगा शुरू करूँगा यही, चलो फिर तुम्हारी ये क्लास लीजिए, तुम्हारा डेमो 2 2 डेमो देते हैं, जैसे मान लो अकाउंट्स और लो का एक हो गया, फिर कल मैथ्स और इको का हो गया, फिर परसों फिर से अकाउंट्स और लो, फिर उससे अगले दिन फिर से मैथ्स और इको, तो ऑलमोस्ट 4 दिन तो चले गए, फिर क्या बचा, सैटरडे संडे बचा, तो उसके लिए हमने मंडे से सोचा था। बट अगर तुम लगता है कि तुम हो गया एनरोल करवा लिया तो फिर यही नॉर्मल क्लासेज है तुम्हारे लिए, फिर डेमो खत्म तुम्हारे यही नॉर्मल क्लासेज चलेंगे। ठीक है ना, और कुछ पूछना है? फीस नहीं देनी दोबारा से, ठीक है ना, फीस को नहीं लगेगी दोबारा से। अगर सितंबर में क्लियर नहीं हुआ बाय चांस, भगवान तो वैसे जैसे तो हम यही सोच के चलेंगे कि क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं देनी दोबारा, ठीक है। कोई बट ये है कि क्लास की नीड नहीं है, क्योंकि बिगिनर वो टाइम वेस्ट है, फिर मुझे ऐसा लगता है कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 चैप्टर अगर उनमें डाउट्स है ना वो बता दो, चलो जनवरी का बैच चल रहा होगा उस टाइम पे, जनवरी का बैच चल रहा होगा तुम्हें बैठा लेंगे उसके अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम दोबारा क्लासेस मत लो, क्योंकि दोबारा क्लासेस लेने का मतलब ये हो गया कि तुम फिर से वही टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्लासेस तो एक बार ले चुके ना, रिवीजन करो, रिवीजन करके प्रैक्टिस करो ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस चाहिए, उसी की वजह से रखा होगा फिर, तो प्रैक्टिस करो, जो चैप्टर या जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो बता दो, उसकी जब क्लास होगी हम आपको बुला लेंगे, ठीक। बाकी हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोबारा क्लास लेनी चाहो दोबारा ले लो जनवरी के लिए, लेकिन उसके कोई चार्जेस अलग से नहीं, ठीक है ना, तो वो रहे। डर ऑब्वियसली होता है और होना भी चाहिए, डर को ये मत सोचो कि डर गलत चीज़ है, डर अच्छी चीज़ है, जब डरोगे ना तभी पढ़ोगे। अगर तुम ऐसे कॉन्फिडेंस हो गया अरे यार हो ही जाएगा सीए तो छोड़ो, तो तुम पढ़ाई नहीं करो। जब तुम्हें डर लगेगा ना कि यार नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली उस टाइम पे उस डर की वजह से तुम पढ़ाई करोगे। बट डर के चक्कर में ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ पैर फूल रहे हैं, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बस टेंशन में पसीने पसीने हो रहे हो, वो नहीं चाहिए। हल्का फुल्का डर रखो मन में कि यार मुझे पढ़ना पड़ेगा वरना पास नहीं होगा, बस ये डर ठीक है, इतना डर रखो, पढ़ूंगा तभी पास होगा वरना नहीं, ठीक है ना। वरना अगर डर नहीं होगा ना तो फिर कोई चीज़ होगी नहीं। सीए फाउंडेशन में रैंक के लिए तुम्हें यही है कि शुरू से इतना ज़्यादा, हालांकि तुम्हें पता है सीए फाउंडेशन में अभी पिछले से पिछले अटेम्प्ट में या पिछले अटेम्प्ट से उससे पहले
अभी 1 या 2 अटेम्प्ट हुए हैं जिनसे सीए फाउंडेशन में भी रैंक आनी शुरू हुई है। ठीक, अगर रैंक के लिए जाना है बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि रैंक्स में ना बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर तुमने रैंक आई, जिसने जो भी रैंक लाओगे, जैसे AIR 1 अगर कोई आता है तो उसके लिए एक तो स्कॉलरशिप्स बहुत रहती है कि इंटर के फीस बच जाती है उसके लिए। दूसरी चीज ये रहती है कि जब अगर आपकी रैंक आ गई ना, तो उसके बाद आपको इंटर लेवल पे और जॉब करते टाइम, जॉब जब करते हो ना, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जॉब करते टाइम आपका बेनिफिट काफी रहता है। जॉब में कंपनीज ना पिक करती है ऐसे लोगों को जिनकी रैंक आई है, कंपनी में आपको ऐसे पिक करेगी। अगर आपकी रैंक आ गई तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। कंपनीज आपको ऐसे पिक कर लेती है कि अगर रैंक होल्डर है तो ले लो, ठीक है ना। तो रैंक के लिए बस यही है, शुरू से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू से जो मैं 6-8 घंटे बोल रहा हूँ उसको इंक्रीज करके शुरू से ही 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्लास में क्लास इंक्लूड 3-4 घंटे की क्लास, उसके बाद 6-7 घंटे की अपनी सैलरी, इतना आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, तब जाके रैंक। और रैंक ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है रैंक नहीं आएगी। बिल्कुल रैंक लाने वाले बच्चे कोई अलग थोड़ी होते हैं, हम में से कोई एक होता है। तो अगर वो ला सकता है तो आप भी ला सकते हो। बस उसके लिए शुरू से आपको सीरियस होके आपको अपना एम बनाना पड़ेगा कि यार शुरू से ये एम है मेरा कि रैंक पे क्या है। ठीक, वो शुरू से एम रहे रैंक लाने का, तो रैंक भी आ जाएगी। रैंक कोई बड़ी बात नहीं है फिर। तो कोई प्लान, क्या कह रहे हो? इसीलिए तो हम टेस्ट ले रहे हैं। मैंने यही तो बोला, ये मेरा मेन मोटिव यही था। जब मैं बोला ना कि हर चैप्टर का टेस्ट होगा, तो तुम सीधा आईसीए के पास घबराओ, यहाँ पर घबरा लो जितना घबराना है। तुम यहाँ पर, हम हर चैप्टर का टेस्ट लेंगे। सोच के देखो, 11 चैप्टर मैंने अकाउंट्स में लिखवा दिए, ऐसे लो में 7-8 चैप्टर्स हैं, चैप्टर है, कम से कम 40 चैप्टर हो गए टोटल, 40-45 टेस्ट हो गए। उसके बाद हमारा फुल कोर्स टेस्ट अलग होगा, जो जैसे पेपर लेता है 3 घंटे का, वैसे हम भी लेते हैं 2-2 पेपर लेते हैं। 2-2 पेपर यहाँ पे मॉक टेस्ट इसको हम बोलते हैं, जैसे प्री बोर्ड होता है तुम्हारा, पेपर मॉक टेस्ट होते हैं 2। ठीक, तो वो 8 पेपर हो, तो जितना घबराना है उनमें घबरा लो। ठीक, ताकि आईसीआई के पास जब पेपर देने जाओ ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि यार ऐसे पेपर अच्छे। और जो हम मॉक टेस्ट लेते हैं ना, हम जो टेस्ट बनाते हैं वो आईसीआई के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही होता है। तो तुमने सिंपल वाले पेपर दे दिए होंगे ना, तो आईसीआई का तुम्हें इजी लगेगा और तुम इजीली उसको लिख पाओगे और क्रैक कर। मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, सिर्फ एक पार्टनरशिप ऐसा चैप्टर है जिसकी 7-8 क्लास चली जाती है। उसके अलावा ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर 3 से 4 क्लास, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, एक 8 क्लास तक में। क्योंकि यहाँ वो वाला सीन नहीं होता ना कि तुम्हें जैसे 12th में तुम पहली बार पढ़ रहे होते हो, यहाँ पर इतना नहीं होता कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, या फिर वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस इन गेनिंग रेशो, वो ना ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं बताऊंगा ना कि पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनरशिप वो तो तुम्हें पता होता है। तो इसलिए पार्टनरशिप पहले बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें मेन जो एडिशनल है, जो प्लस में पढ़ाए उनको करना होता है, किया, समझा दिया और खत्म, वो चल जाता है। तो होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करवाना, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बताना। हर चैप्टर, जैसे वैल्यू ऑफ गुडविल, तुम 12th क्लास में कितनी क्लास लगाते हो? नहीं, मतलब कितनी कितनी क्लासेस, कितने दिन? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना चैप्टर, कितना लंबा चलता है? 4 से 5 दिन चलता है। यहाँ 1-2 घंटे में वो चैप्टर खत्म हो जाता है। चेंज इन शेयरिंग रेट, गेनिंग समझाने में इतना टाइम लग जाता है कि वो क्या होता है। यहाँ पर तो तुम्हें पता होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम्हें पता है, और मुझे भी पता है कि यहाँ का बच्चा इतना मैच्योर हो चुका है, बाकी जल्दी समझ आ जाता है। कैचिंग पावर खुद हो गए, कैचिंग पावर तेज हो जाएगी। ठीक, अकाउंट्स कराऊंगा तो मुझे थोड़ी इतना डीप डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सबने पढ़े होते हैं। डायरेक्ट बट ले जाओ, बात समझ आ रही है क्या? इस तो इसलिए काम हो जाता है सिर्फ क्योंकि कंपनी अकाउंट में तुमने देखा 6 टॉपिक्स हैं, कंपनी क्लासेस लग जाती है, पार्टनर क्लास लग जाती है, तो मतलब तो कंपनी अकाउंट्स हो गया। ठीक, तो बहुत आराम से तक में। और कुछ डाउट? मैथ में 18 चैप्टर्स है, सिर्फ एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैं बात करूं तो मैथ में तुम्हारे 18 चैप्टर, एक पार्ट हो गया मैथ 40 मार्क्स का, इसमें 8 चैप्टर्स है। एक पार्ट हो गया पार्ट लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, इसमें 4 चैप्टर है। एक पार्ट हो गया सी स्टैट्स का, इसमें 6 चैप्टर। बात करूं चैप्टर नंबर 1, 2, 3,
ये 3 चैप्टर्स को मिला के अप्रोक्स 7 से 8 क्लास लगती है, क्योंकि तीनों को मिला के बता रहा हूँ, ये तीनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। फिर फोर्थ चैप्टर आता है टाइम मैनेजमेंट, ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 15 मार्क्स। तो जो है ना, इसको अकेले को करने में 5 से 6 क्लास लग जाती है, 5 से 6 क्लास। फिर उसके बाद फिफ्थ और सिक्स चैप्टर, 2 चैप्टर्स हैं जिसमें एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया और एक एपीजीपी हो गया, जिसको हम सीक्वेंस सीरीज बोलते हैं। ये चैप्टर दोनों मिला के आपके 10 मार्क्स के रहते हैं, और ये भी आपके ऑलमोस्ट 5 क्लास। ठीक। सेवंथ और एट्थ, एक है सेट रिलेशन फंक्शन और एक है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, 2 से 3 क्लास, क्योंकि इनकी ना वेटेज नहीं है। बाकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तुमने 12th में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतने ज्यादा मार्क्स, इतनी ज्यादा वेटेज नहीं रखता। तो इसमें मेन जो एग्जाम सिर्फ वो चीजें बताएंगे, ठीक, वो भी कैलकुलेटर पे सोल्व करनी होगी। समझ आ रही है? प्रिंट बुक मिलेगी, मैं आपको मैं दिखा भी देता हूँ। दिखा दूंगा। जैसे मैंने एक बताया, हर एक चैप्टर की 400 क्वेश्चन, ऐसे ही मैथ्स में भी ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन, अकाउंट्स में भी काफी क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो वही है, जैसे जैसे चैप्टर तुम्हारे खत्म होते गए ना, तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ होगा। अगर घर पे नहीं है तो क्लास के बाद यहीं बैठ के प्रैक्टिस करते रहो। जैसे 4 जने ग्रुप में हो तो 4 जने अगर ग्रुप में पढ़ रहे हो तो यहीं बैठ के पढ़ते रहो, या घर में अगर किसी एक के घर में बैठ के पढ़ रहे हो, चारों जने बैठ के पढ़ते रहो साथ में ग्रुप में। उससे ये होगा कि चारों एक दूसरे के डाउट्स ले पाओगे, जो डाउट फिर चारों सोल्व नहीं कर पा रहे वो लेके मेरे पास आ जाओ। ऐसा मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मान लो मुझे, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही था, बहुत रेयर कभी पढ़ता था मैं ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में ना फिर बातें होनी शुरू हो जाती है, पढ़ाई पढ़ाई पीछे हो जाती है, ठीक है ना। बट अगर तुम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो ना, प्रैक्टिकल के लिए ग्रुप स्टडी अच्छी होती है, थ्योरी के लिए ग्रुप स्टडी अच्छी नहीं होती। ताकि हर एक की चॉइस है, अगर ग्रुप में नहीं मजा आ रहा तो अपना अपना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ ही चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी पहले करा दी फिर प्रैक्टिकल करा दिया, नहीं। नेशनल इनकम में यहाँ पर 2 यूनिट्स है, ठीक। जैसे नेशनल इनकम की बात करी, 2 यूनिट्स है, तो एक यूनिट में थ्योरी भी आएगी प्रैक्टिकल भी आएगा, साथ साथ चलते जाएगा। उसकी मेरी खुद की बुक है, उसी में से मैं तुम्हें थ्योरी भी रीड कराऊंगा, वहीं पर प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, और प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक भी दूंगा, ठीक। बस ये याद रखना, मैं अलग से बुक दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें जो आईसीआई से मॉड्यूल मिला ना, उसका एक एक क्वेश्चन तुमने अपने हाथ से सोल्व कराना चाहिए, ठीक। वो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं क्लास में भी करवाऊँ, बट उसका एक एक क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं करे ना, क्योंकि पेपर में उससे तो आएगा ही, ठीक। जिसका भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लो अगर तुम मेरा टेस्ट दे रहे हो ना, तो मेरी बुक के सारे क्वेश्चन करने जरूरी है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से डालूंगा। ऐसे ही आईसीआई ने जो तुम्हें मॉड्यूल दिया ना, उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो वो करना जरूरी है, ठीक है ना। उसको सोल्व करना ही करना, उसको बिल्कुल उनके होते हैं, बिल्कुल उनके होते हैं, कुछ कुछ मेरे होते हैं। जैसे जो मैं बुकलेट दूंगा उसमें कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले सालों में एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन डाले होंगे। कुछ कुछ आईसीआई ना बहुत सारी चीजें निकालते हैं। आईसीआई की वेबसाइट पता है कि वो आईसीएआई बीओएस, बीओएस देखिए या सिर्फ एसएसपी देखिए? एसएसपी देखिए, सिर्फ उसी पे रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो आईसीआई के एक बीओएस पोर्टल होता है, वो क्या होता है, उस पर ना बहुत सारे, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम मेरी बुक का अभी वेट करना छोड़ दो, मैं अगर तुम्हें बोलूँ तो तुम यहाँ से जाके ये गूगल पे गए, यहाँ डालना ICAI BOS नॉलेज पोर्टल, ठीक है ना, ICAI BOS नॉलेज पोर्टल, इस पे जाओगे, ये फर्स्ट लिंक आया, हाँ, ये पेज खुल जाएगा। इसमें थोड़ा सा नीचे आओगे, ये देखो यहाँ पर सब कुछ है। थर्ड नंबर पे क्या है, स्टडी मटेरियल, जो तुम्हें प्रिंट आउट मिला है कहीं इंस्टीट्यूट से, वही सेम स्टडी मटेरियल है ये, ठीक है ना, उसी की पीडीएफ फाइल रहेगी। तो बाय चांस मान लो तुम कहीं पढ़ने बैठे और तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो तुम यहाँ से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कोई इसके चार्जेस नहीं होते, कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, सीधा जाओगे बस जहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ठीक। इसके बाद ये मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर पे तुम जाओगे, फाउंडेशन चूज करोगे, नेक्स्ट है यहाँ पर, तो मॉडल टेस्ट पेपर पे जाओगे, फाउंडेशन चूज करोगे, यहाँ पर ना तुम्हें दिखेगा हर एक सब्जेक्ट के 10-10 पेपर प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं, देख रहे हैं? अकाउंट्स के 10 पेपर प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं, मतलब 10 पेपर तुम अपने पास से प्रैक्टिस कर सकते हो 3-3 घंटे वाले। जो फाइनल एग्जाम होने वाले ना, उसी सीक्वेंस में 10 पेपर इन्होंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ डाले।
प्रैक्टिस के लिए। नहीं नहीं, ये फिक्स रहता है, इन्होंने 10 पेपर डाल दिए, जब फॉर्मेट चेंज होगा ना ऐसे आएगा तब उसको चेंज करेंगे। ठीक, तो 10 पेपर ये डाल दिए। इसके अलावा ये मॉडल टेस्ट पेपर हो गए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाल देते हैं कि पिछले सालों में क्या क्वेश्चन आए थे वो डाल देंगे। रिवीजन टेस्ट पेपर ये एक और होता है, इसमें तुम चैप्टर वाइज मिलेगा तुम्हें कि जैसे जो भी चैप्टर का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम रिवीजन टेस्ट पेपर में जाओगे, कोई भी एक रिवीजन टेस्ट पेपर खोल लेना, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन डालो। जैसे मान लो मैंने एनपीओ खत्म करा दिया, रिवीजन टेस्ट पेपर पे जाओ, एनपीओ के सारे क्वेश्चन खत्म कर दो। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस में डाली होती है। अब जो मैं बुक तुम्हें दूंगा ना, ऑलमोस्ट ये मान लो, अब जैसे यहाँ पर तो मैंने तुम्हें दिखाया 3 घंटे का पेपर है, उसके उसके अंदर तो सारे चैप्टर मिक्स होंगे, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा यार कौन सा क्वेश्चन किसका है। तो जो मैं बुक दूंगा ना वो एक टाइप से इसकी कंपाइलेशन है, मैंने चैप्टर वाइज अलग अलग तुम्हारे वो काम मैंने कर दिया कि वहां पर क्या किया कि जैसे मान लो एनपीओ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना मॉडल टेस्ट पेपर में, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आरटीपी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैंने एक जगह पर रख दिए ताकि तुम्हें ढूंढने ना पड़े। आप समझ आ रही है? तो ये होगा कि तुम्हें बस ऐसे इंडिविजुअली ऐसे जा जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास एक बुक में ऐसे प्रिंटेड होगा हाथ में कि आप उसको सोल्व करो। बात समझ आ रही है? और स्टडी मैट हम क्लास में भी काफी हद तक कवर कर लेंगे, क्योंकि उस स्टडी मैट को करना हमें जरूरी है। ठीक, होमवर्क में भी मैं स्टडी मैट के क्वेश्चन देता हूँ, क्लास में भी कराता हूँ, और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए तो वो बुक रहेगी। ठीक है, मैं वो बुक दिखाऊंगा तुम्हें, तो उसमें यही मिलेगा, इको के बहुत सारे क्वेश्चन, मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे आंसर्स, मतलब क्वेश्चन आंसर्स ऐसा रहेगा। थ्योरी वगैरह ज्यादा नहीं होगी उसके अंदर, थ्योरी कुछ नहीं मिलेगी, थ्योरी तो मैं क्लास में नोट सिखाऊंगा, उसी को रेफर कर लेना। बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो बुक्स है, बस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और कुछ भी नहीं है उसका मेन मोटिव, क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसका। ठीक, तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उससे, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, और कुछ पूछना है, कुछ लग रहा है दिमाग में सिलेबस को लेके, कोर्स को लेके? नहीं, कल सुबह रख लेते हैं ना, सुबह रख लेना। क्या कह रहे हो? तुम्हारा तुम भी सुबह ही लोगे, क्लासेस चारों का सुबह ही रहेगा टाइम, तो कल की हम कल 11 से 2 रख लूँ क्या? 11 से 2 अवेलेबल हो? सब बताओ। कल एक और लड़का है उसको भी बुला लूंगा, 11 से 2 सबकी हो जाएगी इस वक्त। उसका भी जाना 11 कल। अच्छा, 10 तारीख से 2 तारीख तक? अच्छा, इतना लंबा? 10 में से, अच्छा जनवरी देना है वैसे, तो कहाँ जा रहे हो घूमने? कहाँ पे रहता है? बड़ा फंक्शन हो रहा है? कोई नहीं, तुम्हारा वैसे भी जनवरी अटेम्प्ट है, तो जब इनका खत्म हो जाएगा उसके बाद वो तुम्हें बैकअप दे देंगे उसका। बाकी मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर ना, जो भी क्लासेस होंगी वो आपके पास ऑनलाइन भी रहेगी, जैसे हाँ, जैसे आप एनरोल करवा लोगे ना, एक ना ये क्लास प्लस नाम से ऐप है, ठीक है ना, ये क्लास प्लस नाम से ऐप रहेगी, क्लास प्लस नाम से नहीं है, मतलब बेसिकली G&A क्लास नाम से हमारे के नाम से तुम प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक, अभी एक बार फटाफट से प्ले स्टोर अगर खोल सको तो एक दो जने खोल के देख लो, G&A क्लासेस सर्च करोगे, उस पर हमारी ऐप दिख जाएगी तुम्हें। ठीक, उस ऐप में क्या होगा, उस ऐप में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या